नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण का थ्योरी, जिसमें ये थ्योरी का पार्ट 2 होगा। आइए समझते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। सबसे पहले द्विघात द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको समझना बहुत ही जरूरी है। आइए समझते हैं वो सारे पॉइंटों को, जो द्विघात समीकरण को समझने से पहले किन किन बातों को समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको चर के बारे में पता होना चाहिए। चर क्या होता है? तो चर क्या होता है? तो चर एक ऐसी गणितीय राशि होता है जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। चर वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होता है जिसका वैल्यू जो होता है इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। जैसे में देखा जाए, एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, एग्जाम्पल A to Z, अंग्रेजी अल्फाबेट में जितना भी लेटर है वो सारे चर में आते हैं। उसके बाद इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। उसके बाद हमको समझना है अचर राशि। अचर पद या अचर राशि, अब बोलिए अचर। अचर को बोल अचर नॉन वेरिएबल या इसको आप कांस्टेंट बोलिए। कांस्टेंट इसका मान जो है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। क्या समझे हम? सबसे पहले चर समझे। चर एक ऐसा गणितीय राशि होता है जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। अचर ऐसा गणितीय राशि होता है या अचर ऐसा पद होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे में एग्जांपल में देखा जाए तो एग्जांपल जितने भी नंबर है ये सारे कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो दो पॉइंटों को समझे। आइए तीसरे पॉइंट को समझते हैं। तीसरे पॉइंट में आपको क्या समझना होगा? जो बीज व्यंजक क्या होता है? बीज व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब चर या अचर को आप प्लस या माइनस के साथ लिखते हैं तो वो पूरा सेटअप जो है बीज व्यंजक कहलाता है। जैसे चर में A to Z में कोई भी चर ले लीजिए। जैसे हम x ले लिए, x में जोड़ रहे हैं 2, तो ये आपका ये पूरा सेटअप आपको बीज व्यंजक कहलाता है। ये पूरा सेटअप आपको क्या कहलाएगा? बीज व्यंजक कहलाएगा। चर में और भी एग्जाम्पल के लिए दूसरा ले लीजिए 2x² - 5, ये पूरा सेटअप आपको क्या कहलाएगा? आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। चलिए तीन पॉइंटों को समझे। चर समझे, अचर समझे, उसके बाद क्या समझे? बीज व्यंजक समझे। आइए जानते हैं आगे की बातें। हमको आज पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो समीकरण समझने से पहले आपको ये 2-3 पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, जिसमें हम आपको चर बता दिए, अचर बता दिए और बीज व्यंजक बता दिए। आप समझते हैं कि समीकरण क्या होता है। सबसे पहले इसको साफ किया जाए। समीकरण क्या होता है? जब बीज व्यंजक के बराबर में आप शून्य दे देते हैं तो वो समीकरण कहलाता है। जैसे समीकरण क्या होता है? तो इक्वेशन क्या होता है? जब बीज व्यंजक के बराबर में कोई भी बीज व्यंजक ले लीजिए, चर या अचर को आप प्लस माइनस के साथ लिखते हैं तो क्या होता है? बीज व्यंजक होता है।
तो लिखते हैं 2x+5। ये आपका बीज व्यंजक हुआ। इसके बराबर में अगर आप शून्य दे देते हैं तो ये समीकरण हो जाता है। तो समीकरण देख लिए। समीकरण क्या होता है, जब कोई भी बीज व्यंजक के बराबर में अगर 0 दे देते हैं तो वो पूरा सेटअप आपको समीकरण कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे x+2 बराबर 0, x-5 बराबर 0, कोई भी ले लीजिए। अब हमको समझना है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण वैसा समीकरण को कहते हैं जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो। इसका मानक रूप होता है। आइए समझते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx+c बराबर 0। इस फॉर्म में अगर कोई भी समीकरण रहेगा तो द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण की एग्जांपल में आप कोई भी ले लीजिए एग्जांपल द्विघात समीकरण का। इस फॉर्म में कैसे रहेगा, तो इस फॉर्म में क्या फॉर्म है, ax² प्लस bx+c बराबर 0। आप यहां समझिए कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो a b c ये वास्तविक संख्या, यहां जो है a b c ये वास्तविक संख्या है। क्या लिखेंगे, यहां लिखते हैं यहां a b c एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। कंडीशन क्या है इसका कि a = 0 हो। क्या समझे, अब यही समझे कि कोई भी समीकरण यदि इस फॉर्म में रहता है ax² प्लस bx+c बराबर 0, कंडीशन क्या है, a = 0, मतलब a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण में यहाँ जो स्टैंडर्ड फॉर्म में a b c क्या है, तो a और b और c क्या है, तो ये वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ रह सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान के लीजिए 2x² - 5 है बराबर 0 दे दिए, तो ये आपका द्विघात समीकरण हुआ। द्विघात समीकरण कैसे हुआ, तो a की जगह पे देखिए एक x² के गुणांक में क्या है, तो a की जगह पे यहाँ 2 है, b की जगह पे b क्या है, तो bx का गुणांक है, तो यहाँ b नहीं दिया है तो b बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। c क्या है, कांस्टेंट है, तो c बराबर -5। समझ गए, क्या समझे, हम समझ गए कि कोई भी द्विघात समीकरण इस फॉर्म में रहेगा, कोई भी समीकरण इस फॉर्म में रहेगा तो द्विघात समीकरण होगा। आइए यहाँ जानते हैं कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। a, b और c यहाँ क्या देख लीजिए, यहाँ देखिए कि a b c एक वास्तविक संख्या है, तो यहाँ a क्या है, यहाँ a जो है a x² का गुणांक है, x² का गुणांक है, b क्या है, तो b x का गुणांक है, c क्या है, तो c अचर पद है। समझिए यहाँ क्या समझिए, यहाँ a b c जो लिखा है, a जो है x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। उसके बाद समझेंगे इसमें विवेचक, समझेंगे डिस्क्रिमिनेट क्या होता है। आइए पहले इसको साफ किया जाए, उसके बाद हम समझेंगे डिस्क्रिमिनेट। द्विघात समीकरण, अब यहां लिख दीजिए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब हुआ कि कोई भी समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात यानी पावर 2। इसका फॉर्म में हम जान गए, क्या फॉर्म होता है, ax² प्लस bx+c बराबर 0, जहां a = 0 हो। ये इस फॉर्म में द्विघात समीकरण रहता है। a समझ गए, ax² का गुणांक है, b क्या है, तो bx का गुणांक है, c क्या है, तो c अचर पद है, कांस्टेंट है। आइए डिस्क्रिमिनेट क्या होता है,
समझते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो विवेचक होता है, विवेचक। विवेचक या इसको विवेकतर बोलते हैं। तो विवेचक एक नाम पकड़ के चलिए, इसको विवेचक बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनेट को सबसे पहले, डिस्क्रिमिनेट को डी द्वारा सूचित किया जाता है या डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है, डी। तो हम डी लेके चलते हैं, डी डिस्क्रिमिनेट को डी द्वारा सूचित किया जाता है। डी बराबर क्या होता है? तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इससे आगे की पॉइंटों को समझते हैं। क्या समझे हम? यहाँ समझे कि द्विघात समीकरण का रूप ये होता है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? तो विवेचक होता है। विवेचक बराबर क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? तो बी एक्स का गुणांक है, फॉर्मूला से आया है। ए क्या है? तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सी क्या है? तो सी कांस्टेंट है। आइए समझते हैं कि जब d का मान 0 से बड़ा हो या d का मान 0 से छोटा हो या d का मान 0 के बराबर हो, तो इसका शून्यक जो होगा, तो शून्यक क्या होगा? तो द्विघात समीकरण में शून्यकों की d का देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको साफ किया, द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 2 होता है, अल्फा और बीटा। शून्यकों की संख्या कितना होता है? 2 होता है, अल्फा और बीटा। हम डी देख लिए, क्या होता है? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब तो पहला कंडीशन में है, जब डी का मान, जब डी का वैल्यू 0 के बराबर हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, तब इसका मूल जो होगा, तब इसका मूल 2 बराबर वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। क्या समझे? जब b बराबर 0 हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, इसका मूल जो निकलेगा तो 2 वास्तविक संख्या निकलेगा, 2 बराबर निकलेगा और वास्तविक संख्या निकलेगा। दूसरा कंडीशन में क्या है? जब d का मान 0 से बड़ा हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, तब जो है शून्यक, तब शून्यक या मूल इसका 2 भिन्न वास्तविक संख्या होगा। पहला कंडीशन में देखिए, जब डी का मान 0 हो तो 2 मूल निकलेगा, लेकिन 2 बराबर वास्तविक मूल होगा जो बराबर होगा। उसके बाद जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो इसका मूल जो निकलेगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल निकलेगा। 2 क्या निकलेगा? इसका 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। जब 2 निकलेगा या होगा लिख दीजिए। उसके बाद तीसरा में, अब जब d का मान 0 से छोटा हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा हो तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तीनों कंडीशन को समझ गए।
आप यहाँ पे डी बराबर आप देख लिए, डी बराबर क्या देखे, डी बराबर 0 है तो दो बराबर वास्तविक मूल होगा या होते हैं, या उसके बाद डी का मान जब 0 से छोटा हो तो नहीं सॉरी, जब डी का मान 0 से बड़ा हो या बी स्क्वायर का मान 0 से बड़ा हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। उसके बाद होगा या होते हैं, ये या होते हैं लिख दीजिए इसको तो बेटर बेटर रहेगा। होते हैं, होते हैं, होते हैं, यहाँ पे भी लिख दीजिए होते हैं, होते हैं, होते हैं। जब क्या है, जब डी का वैल्यू 0 से छोटा हो तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा या नहीं होते हैं। आज के क्लास को यही समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, थैंक यू।